ऐसा समझो कि फिर से घर पर इसको हाँ ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करना पड़ी इसको तैयार करने के लिए। एक हमारे पास क्या है, टॉपिक में हमारा है कि अनंत लंबाई का के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा तार है। तो अनंत लंबाई का सीधा तार मतलब इसकी लंबाई फिक्स तो है नहीं कि कहाँ तक ऊपर है, तो इसीलिए डॉटेड लाइन से इसे ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐसे कर दे रहे हैं। इसे समझ जाएंगे कि ये ऊपर और भी है और नीचे भी क्या है, नीचे भी और है। बीच में हम इसका एक छोटा सा खंड लेते हैं, एक छोटा सा खंड ले लेते हैं यहाँ से, बीच में एक छोटा सा खंड ले लीजिए। अनंत लंबाई का चालक तार है और इस चालक तार के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लिए, एक छोटा सा इसका खंड ले लिए, मन करे तो इसका नाम रख दीजिए ए बी, ठीक। और इस ए बी खंड की जो लंबाई है ना, जो ए बी खंड की लंबाई है वो कितना है, एल है। इस छोटे से खंड की लंबाई कितना है, एल है। ये ध्यान देना, इस छोटे से खंड की लंबाई कितना है, एल। एल इस छोटे से खंड की लंबाई है। दूसरा चीज कि इसका आवेश घनत्व तो हमने कितना माना है, लैम्डा। इसका मान लीजिए कि आवेश घनत्व तो कितना है। अब ये आवेश घनत्व क्या होता है, ध्यान से समझिए। आवेश रैखिक आवेश घनत्व लिखा जाता है, आवेश घनत्व लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है ना कि ये जो जितना भी आपका लंबा तार है, तार का तो पता नहीं कितना लंबा है, इसका मतलब कि आवेश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोर होगा। जब भी होते लंबा चालक तार है तो आवेश भी तो ज़्यादा होगा। तो एकांक लंबाई का जो आवेश होता है ना, एकांक लंबाई का, एकांक लंबाई मैंने 1 मीटर मान के चलिए, चाहे 1 सेंटीमीटर, तो एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसी को हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। माने जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, मान के चलिए 100 सेंटीमीटर क्या है, लंबा तार है, और उस पर आवेश मान लीजिए कि 200 कूलाम है। कितना कूलाम है, तो हम पूछें कि तब 1 सेंटीमीटर पर कितना कूलाम आवेश पड़ेगा, 2 कूलाम नहीं पड़ेगा। जैसे 100 सेंटीमीटर का चालक तार है, उस पर कितना आवेश है, 200 कूलाम। तो प्रति सेंटीमीटर निकालना होगा कि 1 सेंटीमीटर पर कितना आवेश पड़ेगा, तो 2 होगा ना। तो जो 2 होगा वही तो इसका आवेश घनत्व लैम्डा है। जो 2 होगा वही क्या है, आवेश घनत्व लैम्डा। तो लैम्डा का जो फार्मूला बनता है ना, वो बनता है Q बाई एल। देखिएगा वैसे ही निकाला गया है, टोटल Q में L से क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया। तो लैम्डा इक्वल टू क्या बनेगा, Q बाई एल। हम लोग बाद में इसका यूज भी करेंगे, लैम्डा इक्वल टू Q बाई। तो आवेश घनत्व तो समझ में आया। अभी आवेश घनत्व का मतलब क्या हुआ, एकांक लंबाई का जो आवेश होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व। ध्यान देना, एकांक लंबाई का आवेश क्या कहलाता है। तो जितना लंबाई का हमको आवेश निकालना होगा उतना से बस गुणा करते जाएंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर का हम लोग 2 निकाले हैं ना, तो 5 सेंटीमीटर का आवेश पूछेगा तो 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर दें। 3 सेंटीमीटर का आवेश पूछेगा तो 3 से गुणा कर देंगे। जब 1 सेंटीमीटर का आवेश निकल गया तो 3, 5, 10, 50 कुछ किसी का भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का क्या है, तार है। उस तार का हमने कौन सा खंड लिया है, ए बी, और इससे कितना दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस पर एक समान आवेश है, हम मान लेते हैं कौन सा आवेश है, धन आवेश है, ठीक है। और यहाँ पर r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हमको जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां से गासियन पृष्ठ खींचते हैं। तो तार के चारों ओर गासियन पृष्ठ खींचेंगे तो कैसा बनेगा, ध्यान देना, गोले के चारों ओर गासियन पृष्ठ खींच रहे थे तो वो भी गोलाकार बन रहा था। इसको अब तार समझिए, तो तार के चारों ओर अगर गासियन पृष्ठ खींचेंगे तब तो ये बेलनाकार बन जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, तार तो बेलनाकार ही ना होता है, भले पतला होता है लेकिन बेलनाकार होता है। तो इसके चारों ओर गासियन पृष्ठ खींचेंगे तो कैसा गासियन पृष्ठ बनेगा, बेलनाकार गासियन पृष्ठ बनेगा। तो यहाँ पर एक गासियन पृष्ठ खींचा जाएगा,
कितना दूरी पर अपने हिसाब से देख लेंगे, दोनों तरफ बराबर रहे। तो हमारे पास क्या है, एक गासियन पृष्ठ है, और गासियन पृष्ठ कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। और बेलनाकार बनेगा तो अब हम कह सकते हैं ना कि स्मॉल आर त्रिज्या का बेलन बन गया। नहीं जी, स्मॉल आर त्रिज्या का क्या बन गया, बेलन बन गया। अब देखिए जो आपका ये तार है, जो आवेशित तार है, इसी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए लॉजिक सारा सेम रहेगा, एक बार परिभाषा से निकालेंगे और एक बार गॉस के नियम से निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे, दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ पर इस ये जो आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं कि कहाँ होगा। तो आप जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ई बाहर की तरफ होगा। दूसरा चीज, अगर इस पर हम क्षेत्रफल और ले लेते हैं डीए, तो क्षेत्रफल सदिश डीए भी तो बाहर की तरफ ही होगा, और तब इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चीज बताइए, क्या वैद्युत बल रेखाएं केवल वक्र पृष्ठ से ही होकर गुजरेगा? थोड़ा ध्यान समझना। हम एक गासियन पृष्ठ खींचे हैं, बेलनाकार पृष्ठ खींचे, इस तरह से खींचे ना बेलनाकार पृष्ठ, तो गासियन पृष्ठ का इसके वक्र पृष्ठ से ही जाएगा, ऊपर वाला समतल पृष्ठ से नहीं जाएगा, जाएगा ऊपर वाले समतल पृष्ठ से भी जाएगा। मतलब वैद्युत बल रेखा जो होगा ना वो ऊपर वाले समतल पृष्ठ से भी जाएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो फिक्स है कि वो इधर ही रहेगा, समझे। लेकिन इस पृष्ठ के कारण अगर आप फ्लक्स निकालना चाहेंगे, देखिए इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालना पड़ेगा हमको। फार्मूला आप लगाएंगे ना, ई इक्वल टू नहीं फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई वेक्टर डी ए। तो हमको इस संपूर्ण गासियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो संपूर्ण गासियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए ऐसा थोड़ी है कि केवल वक्र पृष्ठ से ही ये आपका बना है, ऊपर भी समतल है, नीचे भी क्या है, समतल है। बेलन है, गोला नहीं ना है कि एक ही बार पूरा कवर कर लेंगे, बेलन है, इसमें वक्र पृष्ठ भी और ऊपर समतल पृष्ठ, फिर नीचे क्या है, समतल पृष्ठ। इसका मतलब कि जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो देखिए वक्र पृष्ठ से भी गुजरेगा और समतल पृष्ठ से भी गुजरेगा। मतलब वैद्युत फ्लक्स जो हम लोग निकालेंगे वो वक्र पृष्ठ का भी निकालेंगे और समतल का भी निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र ई तो एकदम क्लियर है, क्यों जी। अब इस वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव लिए हैं तो वो इसके लंबवत बाहर की तरफ है। अब ये बताइए, अगर इस पर हम समतल वाले पृष्ठ पर अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, अगर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, तो इसका भी तो लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, बाहर ना होगा। क्षेत्रफल सदिश कहाँ हो गया, तो उस हिसाब से थीटा यहाँ 90 बन गया है, तो यहाँ भी तो बाहर ही होगा। डीए कहाँ होगा, तो यहाँ थीटा कितना बना, तो हम इसका फ्लक्स जो निकालेंगे, टोटल फ्लक्स, वो कितने बार में निकालेंगे, 3 बार में निकालेंगे। एक बार वक्र पृष्ठ का निकाल लेंगे, एक बार ऊपर का निकाल लेंगे, एक बार, तो जितना ऊपर का एरिया है उतना ही नीचे का एरिया है। तो एक बार ऊपर वाले एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ का अलग निकाल देंगे और उसके बाद तब क्या कर देंगे कि पूरा को जोड़ देंगे तो इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा कैसे जाएगा कि आर त्रिज्या, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी से गुजरने वाला हमने क्या खींचा, एक गासियन पृष्ठ खींचा जो कि कैसा है, बेलनाकार है। गासियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या लिया गया, डीए। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या लिया गया, डीए, जिसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ है, लंबवत बाहर की तरफ, और वैद्युत क्षेत्र ई भी कहाँ है, तो थीटा क्या हो गया। इसके समतल पृष्ठ पर भी हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या लिए हैं, डीए, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर, तो क्षेत्र की दिशा इधर है, आज क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो थीटा कितना हो गया, नीचे वाला भी कितना हो गया, ये क्लियर है। तो हम लोग लिखते हैं लिखेंगे कि परिभाषा के अनुसार
बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित, ध्यान देना, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव कितना, BA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिए है ना, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, तो आपका फ्लक्स भी तो सूक्ष्म ही रहेगा। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव d फाई ई लिख दें, d फाई ई, d फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA, वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA। आखिर इसको फाई 1 मान लिया जाए। फाई 1 इसलिए मानते हैं ना क्योंकि 3 बार निकालना पड़ेगा, एक बार वक्र पृष्ठ का, एक बार समतल का और एक बार नीचे वाला समतल का। तो फाई 1 मान लेते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव d फाई 1, ठीक है, d फाई 1 मान लेते हैं, d फाई 1। तो d फाई 1 बताइए कितना हो जाएगा, EDA cos, तो थीटा कितना है वक्र वाले मामले में 0, तो cos 0 0, cos 0 0 1, cos 0 1, ऐसे ही बोलते रहो, गैयों में हाँ भैंसियों में हाँ ना। तो cos 0 1 होता है, तो cos 0 जब 1 करेंगे तो cos थीटा खत्म हो गया, क्या बचा EDA। इसको आप इक्वेशन नंबर कितना बना दीजिए, 1 बना दीजिए, या तो इसको समाकलन भी कर दीजिए, लिख सकते हैं अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण, ध्यान देना हम केवल वक्र पृष्ठ का भी निकाल रहे हैं, तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब इसको लिखेंगे फाई 1, छोटा था तो d फाई 1, अब बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो समाकलन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा किसका, E, इसमें E बाहर हो जाएगा, देखिए तो फाई 1 इक्वल टू E बाहर हो गया। अच्छा DA समाकलन होकर कितना हो सकता है, वक्र पृष्ठ का एरिया कितना हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि ये L लंबाई हम लिए हैं, इसका कितना लंबाई लिए हैं, तो वक्र पृष्ठ आखिर कितना हो सकता है। एक पन्ना है किसी के पास फाड़ा हुआ पन्ना, दो तो ध्यान देना, ध्यान से समझो। इस पन्ने का अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, सिंपल है लंबाई गुणे। लेकिन इस पन्ने का अगर हम एक बेलन बना दें तो ऐसा थोड़ी है कि इसका पन्ने का एरिया घट जाएगा चाहे बढ़ जाएगा, नहीं ना होगा, पन्ना तो वही है। तो इसका मतलब कि इसका इस पन्ने, ये जो आपका पन्ने का जो क्षेत्रफल है, इसी क्षेत्रफल से तो इसका वक्र पृष्ठ बना है, वक्र पृष्ठ इस क्षेत्रफल से बना है। इसका मतलब कि बेलन का भी वक्र पृष्ठ निकालने पर पन्ना के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। तो पन्ने का क्षेत्रफल का होता है, देखिए लंबाई गुणे, तो इस चौड़ाई का जो एक तरह से दूरी ना है, इसी को ना मोड़ करके वृत्त बन रहा है, इसी को मोड़ कर क्या बन रहा है। तो इस वृत्त की अगर हमको परिधि ज्ञात करना हो तो फार्मूला क्या लगाते हैं, 2 पाई r। तो 2 पाई r वास्तव में क्या है, वो तो चौड़ाई है ना है, 2 पाई r। तो चौड़ाई गुणे लंबाई, चौड़ाई गुणे, तो चौड़ाई के बदले में 2 पाई r, चौड़ाई के बदले में 2 पाई और लंबाई के बदले में कौन है, तो जो DA होगा वास्तव में किसके बराबर होगा, 2 पाई RL। और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला जानते हैं ना, कितना होता है, 2 पाई RL होता है। बेलन पाई r गलत, 2 पाई RL होता है, 2 पाई r चौड़ाई है, L क्या है, अरे इसको काट के खोलेंगे
तो लंबाई गुणे चौड़ाई से ना फार्मूला बनेगा। तो वो नया फार्मूला नहीं है 2 पाई आर एल, वो सब पुरान का फार्मूला चल रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यह लंबाई काम कर रहा है, 2 पाई आर किसका काम कर रहा है, उसी को मोड़ के क्या बना दिए, वृत्त बना दिए, तो वो 2 पाई आर एल हो गया है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला कितना होता है 2 पाई। तो ये एरिया वक्र पृष्ठ पर है, तो कवर करते 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 पूरा वक्र पृष्ठ कवर कर लेगा ना, तो डीएम मैक्सिमम कितना जा सकता है 2 पाई। इसको समीकरण बना देते हैं, समीकरण 1 बना देते हैं इसको। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं ना है। अच्छा, ये पहले जैसा ही चल रहा है, बस वहां पर गोलीय पृष्ठ था, तो गोले का क्षेत्रफल लेते थे 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ बेलन आपका है, तो बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिए हैं 2 पाई आर एल। बाकी सब तो सेम है। अब हम कहाँ से निकालते हैं, इसके समतल पृष्ठ से। कहाँ से निकालते हैं, ये तो वक्र पृष्ठ का था ना। अब लिखेंगे बेलन के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बेलन के समतल पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए कितना होगा। इसको डी फाई 2 कर दें, डी फाई, तो डी फाई 2 तो सेम है वही ई डी ए कॉस थीटा होगा, वेक्टर ई इंटू डी ए, तो वही हो जाएगा डी फाई 2 इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा कितना है, तो जब थीटा 90 तो कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 कितना होता है, तो लिखेंगे कि चूंकि थीटा इक्वल टू 90, इसलिए जो डी फाई 2 है वो तो 0 हो जाएगा ना 0। तो जब ऊपर वाला 0 तो नीचे वाला भी, तो कुल मिला के सर्वे सर्वा तो बच यही रहा है, क्योंकि 0 0 जोड़ भी देंगे तब भी तो वही बचेगा ना। तो अतः हम कह सकते हैं फाई 2। तो अब हम लिखेंगे कि अतः संपूर्ण पृष्ठ, अब संपूर्ण पृष्ठ में सब आ जाएगा, वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा और ऊपर वाला समतल, फिर नीचे वाला भी समतल। तो अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको तो हम फाई ई लिख सकते हैं आराम से, तो वो हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 1 कितना निकाले हैं, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर प्लस इन दोनों का मिला के फाई 2 है, तो वो तो 0 है, तो फाई ई इक्वल टू हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल। यही आपका संपूर्ण जो होगा गॉसियन पृष्ठ, इससे गुजरने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ये तो निकला है किससे, परिभाषा से नहीं निकला है। अब यहाँ पर गॉस का नियम लगाते हैं, परंतु अच्छा दोनों नहीं लगाएंगे तो ई का आखिर तुलना किससे कराएंगे, समीकरण बनाना है, सूत्र बनाना है, तो आखिर इतना बराबर कुछ रहेगा तभी ना ई को रख के बाकी को भेज देंगे, तो किसके बराबर होगा। परंतु गॉस के नियमानुसार फाई ई कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो यहाँ भी फाई हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण कितना हो गया, अब समीकरण 2 और 3 का देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर। अब देखिए कह सकते हैं कि E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, नीचे चला जाएगा Q बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, सही है जी। चाहे तो सूत्र को यहीं पर छोड़ सकते हैं, एक तो फार्मूला यही बन जाएगा,
लेकिन ये कुछ अजीब सा लग रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 रहता ना तो वहाँ पर एक कांस्टेंट का मान हमको पहले से पता है, तो उसको व्यवस्थित कर लेते। तो इसके लिए ऊपर नीचे ना 2 से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर दे रहे हैं? तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए, 2Q बटा 2 दूना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू, तो R इंटू, और देखिए सभी लोग जानते हैं कि आवेश घनत्व जो लैम्डा होता है ना वो Q बटा क्या होता है? एकांक लंबाई का आवेश घनत्व है। तो ये जो Q बटा L दिख रहा है इसके बदले में एक ही बार क्या लिख देंगे? लैम्डा लिख देंगे। तो चूंकि लैम्डा इक्वल टू Q बाई एकांक रैखिक आवेश घनत्व है, एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा वही है। तो E इक्वल टू देखिए पहले तो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 लैम्डा 2 Q बटा L के बदले में लैम्डा हो गया। अब बटा क्या बच रहा है? तो ये फार्मूला हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई वैद्युत क्षेत्र है तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम।